हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज कर लेते हैं। साक्ष्य की विधि कैसी है? भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है। यह कहना सही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजनार्थ थे। ठीक है, तो इसमें भाई अधिनियम में जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो उपसांकन दस्तावेज नहीं है, ये दस्तावेज है। ठीक है, ये नहीं है ये दस्तावेज है। ठीक है, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। यस, तो आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है जांच शिनाख्ती कार्यवाही संबंधी साक्ष्य अधिनियम की निम्न प्रावधान में के अधीन सुसंगत है। ठीक है, तो सेक्शन जो 9 है उसमें जो TIP है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है, वो रेलिवेंट है। नेक्स्ट है किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई कोई सहन स्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्रहा होगी। तो साक्ष्य में कब ग्रह होगी? तो इसका आंसर आएगा सी। पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई यदि कोई भी कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट को की जाती है, ठीक है, वो पुलिस कस्टडी में है तब, तो ये रेलिवेंट मानी जाती है। लेकिन पुलिस कस्टडी में होना ज़रूरी है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट उसकी वो रिकॉर्डिंग करता है उस टाइम पुलिस की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मृत्युकालिक कथन सेक्शन 32 साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य में ग्रह है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ब, उस स्थिति में जबकि वह पुलिस अधिकारी से किया गया हो। ठीक है, यहाँ पर क्यों कहा है? क्योंकि जो भी उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी थी और वो व्यक्ति मर गया है। ठीक है, तो वो सेक्शन 32 में रेलिवेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर विटनेस है उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट है और उसकी डेथ हो गई है, चाहे वो किसी के सामने दी गई हो, पुलिस हो, कॉमन मैन हो, मजिस्ट्रेट हो, डॉक्टर हो, किसी के सामने, तो सेक्शन 32 में उस डिजीज्ड पर्सन की जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो रेलिवेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का चरित्र अर्थात सील सुसंगत है। ठीक है, सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अभी निर्धारित करने हेतु रेलिवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क एवं ख का संयुक्त विचारण ग की हत्या के अपराध में किया गया है। यह सिद्ध हुआ है कि क ने यह सह स्वीकृति दी है कि मैंने तथा ख ने ग की हत्या की है, क की ये सह स्वीकृति। आंसर होगा बी। न्यायालय इस सह स्वीकृति को ख के विरुद्ध विचार में ले सकता है। जब हम सेक्शन 30 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, जिनके अगेंस्ट ज्वाइंट ट्रायल है, संयुक्त विचारण है, और उनमें से कोई एक अक्यूज्ड ये कह देता है कि मैंने और दूसरे अक्यूज ने मिलकर ये ऑफेंस किया है, तो कोर्ट उस कन्फेशन को कंसीडर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 न्यायालय निम्न का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। तो किन का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा? इसमें आंसर आएगा बी। ऐसा तथ्य जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में है। तो व्यक्तिगत ज्ञान में कोई भी अगर बात है तो उसका न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। ठीक है, जब हम सेक्शन एविडेंस एक्ट की 57 पढ़ते हैं तो उसमें वो सिचुएशंस दी गई हैं कि कहाँ कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोर्ट नोटिस, न्यायिक नोटिस लेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा। ठीक है, 57 में लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट है वह तथ्य जिनकी न्यायालय नोटिस लेगा अंतर्गत धारा 57 साक्ष्य अधिनियम उसे, ठीक है, आंसर आएगा द, प्रमाणित करने हेतु न्यायालय सविवेक से आदेश दे सकता है। ठीक है, जब हम सेक्शन 57 के लास्ट में जो लिखा गया है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है,
एक मूल विक्रय पत्र की 4 छायाचित्र यानी फोटोकॉपी एक ही यांत्रिक क्रिया द्वारा तैयार किए गए हैं। क्या यह कहना सच है कि, ठीक है, जब हम सेक्शन 62 पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर एक आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। प्रत्येक छायाचित्र दूसरे छायाचित्र की विषय वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, ठीक है। तो वहाँ पर बताया गया है कि मैकेनिकल प्रक्रिया से, यदि प्रोसीजर से कोई भी अगर सारी जितनी भी कॉपी साथ बनाई जाती हैं तो वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है 26, लोक दस्तावेजों की अंतर वस्तु को प्रमाणित किए जाने हेतु, आंसर आएगा स, उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य है, ठीक है। नेक्स्ट है 27, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ मैथुन कर्म प्रमाणित होता है तो ये पर्सन है कि क्या उस महिला की सहमति से किया गया है, उसे बलात्संग किया जाना भी कथित है। स्त्री न्यायालय के समक्ष किसी साक्ष्य में कथन करती है कि वह सहमति नहीं दी थी तो क्या कहना सही है, ठीक है। तो न्यायालय उपधारित करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी, ठीक है। ये जब हम सेक्शन 114A पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट का, ठीक है, तो वहाँ पर ये प्रजम्पशन है, सेल प्रेज्यूम, ठीक है। कोर्ट सेल प्रेज्यूम करेगा कि उसने कंसेंट नहीं दी थी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, निम्न व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। कोमल वयस्क का व्यक्ति जो उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनके युक्ति संगत उत्तर देने में असमर्थ है, ठीक है। जब हम सेक्शन 118 ऑफ द एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि कौन व्यक्ति एविडेंस दे सकता है, कौन कंपिटेंट होता है, ठीक है। तो एविडेंस, यदि कोई क्वेश्चन किया जाता है उसको क्वेश्चन को समझने में या उसका सही आंसर देने में कोई आदमी एबल होता है तो वो सक्षम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, विवाहित स्थिति के दौरान पति द्वारा पत्नी को बताया गया गृह भेदक, क्या वह सही है कि, ठीक है। तो आंसर होगा सी, पत्नी को उक्त संसूचना प्रकट करने हेतु विवश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब हम सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो वो ये प्रोटेक्ट करता है कि हस्बैंड वाइफ आपस में जब विवाह के दौरान कोई भी बात करते हैं तो उनको एक दूसरे के खिलाफ कोई बात रिवील करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क जो अभिभावक ख का मुवक्किल है, ख को बताता है कि मैंने डकैती की है और मैं आपसे अपना प्रतिरक्षण कराना चाहता हूँ, तो क्या यह कहना सही है कि, ठीक है। तो आंसर होगा ए, ख उक्त संसूचना को प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब हम सेक्शन 126 पढ़ते हैं, ठीक है, तो 126 में ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में, तो उनको एडवोकेट को बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जब सेक्शन 126 से लेकर 129 तक पढ़ते हैं ना तो ये सारे कहीं ना कहीं, ठीक है, ये अपने लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 31, सूचक पर्सन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सूचक पर्सन पूछे जाते हैं जब हम सेक्शन 41 से लेकर 43 तक पढ़ते हैं, 42 43 तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन लगाओगे ना तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। केवल प्रति परीक्षा जो केवल शब्द किया गया है ना, इसलिए हम ये पहला नहीं लगाएंगे। तो न्यायालय की अनुमति से मुख्य परीक्षा पुनः परीक्षा में भी, ठीक है। तो ये आंसर इसका रेलिवेंट होगा द, क्यों होगा, क्योंकि 142 में कोर्ट की परमिशन से पूछा जा सकता है। और ए गलत क्यों हो गया, क्योंकि केवल जो वर्ड है ना वो नहीं आना चाहिए था, ठीक है, इसलिए बेस्ट आंसर है द। नेक्स्ट है
पक्षकार द्वारा अपने ही पक्ष से। ब, इसका आंसर होगा ब, ऐसे पर्सन केवल न्यायालय की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। जब हम सेक्शन 154 पढ़ते हैं, ठीक है, तो हॉस्टाइल पढ़ते हैं, यानी अपनी स्टेटमेंट से मुकर गया है कोई भी, तो उसको जो व्यक्ति बुलाता है वो व्यक्ति कोर्ट की परमिशन से अपने ही विटनेस से सवाल जवाब कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है निम्न के द्वारा अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकेगा। तो इसमें आंसर आएगा द, ऐसे लेख को देखकर जो पर्सनगत विषय व्यवहार के समय उसने स्वयं बनाया हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो, साक्षी द्वारा स्वयं व्यवहार के समय या तत्काल उसके बाद उसे पढ़ा हो या सही होना जानता हो। जब सेक्शन 159, 160 पढ़ते हैं ना, तो इस बात का आंसर दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसी राइटिंग है जो व्यक्ति विटनेस में आता है तब यूज कर सकता है, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट है, ऐसे व्यक्ति के दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने हेतु बुलाया गया हो, वह प्रस्तुत करता है, उसका प्रतिपरीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जबकि साक्षी के तौर पर बुलाया गया हो। जब सेक्शन 139 पढ़ते हैं तो इस बात का आंसर है, यदि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन किया गया है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है, साक्ष्य विधि की धारा 45 में विशेषकों की राय सुसंगत है। हाँ, देखो, फॉरेन लॉ, विदेश विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, उपयुक्त सभी, तो आंसर होगा द। ठीक है, ये यहाँ तक एविडेंस के थे। अगले वीडियो में हम आईपीसी के करेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।